हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है कि हम एसएससी फेज 9th का एग्जाम जो है, जो कि फरवरी में कंडक्ट होने जा रहा है, उसके लिए हम वोकैबुलरी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से उनको देख सकते हो। आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए बिकॉज दीज वीडियोस आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। So दोस्तों, let's not waste our time and begin our today's session. Friends, the first question which we have for today's session is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is to write under a different name. To write under a different name का मतलब होगा, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई एक राइटर है जो कि अपना रियल नेम यूज नहीं करता अपने राइटिंग्स के बाद, वो कोई जो है अपना चेंज्ड और यू कैन ऑल्सो से फेक नेम यूज करता है जो कि उसका रियल नेम नहीं है उस राइटर का। तो उसको हम क्या कहेंगे? लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन। ऑप्शन वन इज एनोनिमस। एनोनिमस इट मींस विद अ नेम दैट इज नॉट मेड पब्लिक। तो एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात, ऐसा कोई नाम जो पब्लिक को नहीं पता है, जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम अज्ञात कहते हैं, जो कि अननोन है। Let's look at the next option which is biography. It means story of a person's life written by somebody. तो बायोग्राफी का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की जो कहानी है, जीवन गाथा है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन गाथा, तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। और आपने एक ऑटोबायोग्राफी भी सुना होगा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की गाथा स्वयं लिखे, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लेकिन बायोग्राफी का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ स्टोरी को कोई दूसरा व्यक्ति लिखे, तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। लेट्स लुक एट द थर्ड ऑप्शन विच इज स्यूडोनिम। इट मींस अ नेम यूज्ड बाय अ राइटर इंस्टेड ऑफ हिज और हर रियल नेम। तो यहाँ पे स्यूडोनिम का मतलब होता है कि ऐसा नाम जो कि कोई राइटर यूज करे इंस्टेड ऑफ रियल नेम, तो उसका जो रियल नेम है उसके अलावा जो है उसको छुपा करके कोई ऐसा दूसरा नाम यूज करे अपने राइटिंग्स में, तो वैसे राइटर के उस नेम को हम कहते हैं स्यूडोनिम। लेट्स लुक एट द फोर्थ ऑप्शन विच इज मैस्करेड। इट मींस बिहेविंग इन अ वे दैट हाइड्स ट्रूथ। तो मैस्करेड का मतलब क्या होता है? ट्रूथ को छिपाना। तो इस तरीके से व्यवहार करना, बिहेव करना इन सच अ मैनर कि जो है ट्रूथ को आप हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको हम मस्करेड कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। If you look at option 3 which is pseudonym, it also means a name used by a writer instead of his or her real name. So we can mark option 3 as the correct one because it can replace the given sentence. Let's look at the next question. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is that through which light cannot pass. तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार लाइट पास ना कर सके, जिसके थ्रू लाइट पास ना कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन। ऑप्शन वन इज ल्यूसिड। इट मींस क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अगर कोई चीज ल्यूसिड है, इसका मतलब कि वो क्लियरली एक्सप्रेस्ड है और इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में काफी आसानी है। Let's look at the next option which is transparent. It means allowing you to see through it. तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होगा कि ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब आप उसके आर पार देख सकते हो, इस पार से उस पार आप उसको देख सकते हो। तो ट्रांसपेरेंट उसको कहते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी, बिल्कुल क्लियर हो। Let's look at the third option which is hazy. It means not clear because of haze. तो ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसी कोई भी चीज जो कि हेजी है, बिकॉज ऑफ हेज, क्लाउड या डस्ट पार्टिकल्स के कारण कोई चीज आप क्लियर नहीं है, तो उसको हम हेजी कहते हैं। लेट्स लुक एट द फोर्थ ऑप्शन विच इज ओपेक। इट मीन्स नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू इट। तो ओपेक अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब अगर हिंदी में आप देखो तो अपारदर्शी होता है। इसका मतलब
कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ओपेक है तो वो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, इट इज नॉट क्लियर एनफ टू सी थ्रू इट, तो उसके आर पार आप क्लियरली नहीं देख सकते हो, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, तो ऑप्शन आप 4 देखो, which is opaque. It also means object or something that does not allow to see through it. तो अगर कोई चीज ओपेक है तो वो आपको अलाउ नहीं कर रही है कि आप इस पार से उस पार देख पाओ, तो आप ऑप्शन 4 देखो, that seems to be the appropriate one word substitution for the given sentence, so we would mark option 4 as the correct one. Let's proceed further. The third question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is a man who wastes his money on luxury. तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अपनी मनी को, अपने पैसे को लग्जरी पे क्या करता है, वेस्ट करता है, बर्बाद करता है, उसको हम क्या कहेंगे? Let's look at the options available. Option 1 is extempore. It means spoken without any previous preparation. If you are saying that कि आपसे कहा जा रहा है एक्सटेम्परी में कुछ करने को, तो इसका मतलब कि आप कोई चीज बोल रहे हो या कर रहे हो विदाउट प्रायर परमिशन। तो कोई चीज बोलना या कोई चीज करना वो भी विदाउट प्रायर परमिशन और प्रायर प्रिपरेशन, मतलब कि बिना प्रायर प्रिपरेशन के, कोई पूर्व तैयारी के आप कोई चीज कर रहे हो तो उसको हम एक्सटेम्परी कहते हैं। Let's look at the second option which is thrifty. It means careful about spending money. तो अगर कोई thrifty है उसका मतलब कि वह व्यक्ति कैसा है, बहुत ही केयरफुल है about spending money, कम वो खर्चीला है और बड़ी सावधानी के साथ अपने पैसे को खर्च करता है। Let's look at the third option which is extravagant. It means spending a lot more money than is necessary. तो extravagant अगर कोई है उसका मतलब वह व्यक्ति अपने पैसे को काफी ज्यादा खर्च करता है जो कि नेसेसरी नहीं है, अनावश्यक रूप से पैसे को काफी जो खर्च करता है उसको हम क्या कहते हैं, extravagant. Let's look at the fourth option which says none of these. तो इसका मतलब कि ऊपर तीनों में से कोई नहीं। तो अगर आप देखो सेंटेंस अ मैन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी, and if you look at option 3 which is extravagant, it also has the same meaning as the given sentence has, so we would mark option 3 as the correct one. Let's proceed further. The fourth question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. Here the given sentence is soldiers who fight on horseback. So we are talking about soldiers who fight on horseback, जो घोड़े की पीठ पर बैठ करके क्या करते हैं, सोल्जर्स फाइट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? Let's look at our options one by one. Option 1 is infantry. It means soldiers who fight on foot. तो जो पैदल सेना होती है उसको हम इन्फेंट्री कहते हैं। ऐसे सोल्जर्स जो पैदल सिपाही होते हैं, पैदल सिपाही को या पैदल सेना को हम इन्फेंट्री कहते हैं। Let's look at the next option which is artillery. It means a large heavy gun often moved on wheels. तो आर्टिलरी एक ऐसी गन होती है, हैवी गन होती है जो कि पहिए के द्वारा मूव कराई जाती है। Let's look at the third option which is cavalry. It means soldiers who fought on horseback. तो कैवलरी का मतलब होता है कि ऐसे सोल्जर जो कि हॉर्स बैक पर, घोड़े की पीठ पर बैठ करके फाइट करते हैं, तो उनको हिंदी में कहा जाता है घुड़सवार। तो घुड़सवार सैनिक इनको बोला जाता है हिंदी में। तो कैवलरी का मतलब होता है कि सोल्जर्स हु फॉट ऑन हॉर्स बैक। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज आर्मर्ड. इट मींस प्रोटेक्टेड बाय मेटल कवर्स. मिलिट्री व्हीकल्स कैन बी एग्जांपल्स. तो यहाँ पे आर्मर्ड का मतलब होगा कि ऐसी कोई चीज जो कि मेटल कवर से प्रोटेक्टेड होती है, मेटल कवर से प्रोटेक्टेड होती है, और स्पेशली इन केस ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स. तो यहाँ पे कहा गया है सोल्जर्स हु फॉट ऑन हॉर्स बैक, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है. इफ यू लुक एट ऑप्शन 3 विच इज कैवलरी, इट ऑल्सो मीन्स द सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक. So we would mark option 3 as the correct one. Let's move ahead. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence.
The given sentence is one who speaks for others. अदर्स में आपका इंक्लूड हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन भी, कोई पर्सन भी, तो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है इसमें। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि दूसरों के लिए बोले, दूसरों के बिहाफ पे बोले, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन। ऑप्शन वन इज स्पोक्समैन। इट मींस अ पर्सन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। तो ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे के बिहाफ पर आकर के बोले, उसका पक्ष रखे, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पोक्समैन कहते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज लीडर। इट मींस अ पर्सन हु लीड्स। लीडर का मतलब होता है नेता, तो जो नेतृत्व करता हो ऐसे व्यक्ति को हम लीडर कहते हैं। लेट्स लुक एट द थर्ड ऑप्शन विच इज सपोर्टर। इट मींस अ पर्सन हु सपोर्ट्स एन आइडिया और एन इंस्टीट्यूशन। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि किसी आइडिया को, किसी इंस्टीट्यूशन को, कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे, तो उसको हम सपोर्टर कहते हैं। लेट्स लुक एट द फोर्थ ऑप्शन विच इज नेमिंग। इट मींस गिविंग ऑफ नेम्स। तो नेमिंग का मतलब होता है नामकरण करना, मतलब नाम, नेमिंग का मतलब होगा नाम देना या नामकरण। तो हमसे पूछा गया है वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? इफ यू लुक एट ऑप्शन वन which is spokesman, it also has the same meaning as the given sentence has, so we would mark option 1 as the correct one. Let's proceed further. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence here is a list of books available in a library. तो जो भी किसी एक लाइब्रेरी में जो भी बुक्स अवेलेबल है उनका एक लिस्ट जो है, उनकी एक सूची है, उसको हम क्या कहेंगे? लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन। ऑप्शन वन इज कैटलॉग। इट मींस अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स, फॉर एग्जांपल बुक्स, पैम्पलेट्स एटसेट्रा। तो कैटलॉग का मतलब होता है कि एक कंप्लीट लिस्ट, एक कंप्लीट सूची, जिसमें कि किसकी सूची? जो भी बुक्स अवेलेबल है, जो कि पैम्पलेट्स अवेलेबल है किसी लाइब्रेरी में, उनकी जो कंप्लीट लिस्ट है उसको हम कैटलॉग कहते हैं। Let's look at the next option which is bibliography. It means books or articles about a particular subject or author. तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या किसी पर्टिकुलर ऑथर से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है, आर्टिकल्स है, तो उसकी जो लिस्ट है उसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। Let's look at the third option which is backlist. It means the list of books published in the past and these books are still available in the market. तो ऐसे बुक्स की लिस्ट जो कि पहले पास्ट में पब्लिश हो चुकी है और वो अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, उनको हम बैकलिस्ट कहते हैं। Let's look at the last option which is index. It means a list of topics that are to be referred or that are to be covered in a book. तो बुक से पहले आपको इंडेक्स देखने को मिलता है कि इंडेक्स आपको बताता है कि उस बुक्स में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो कि कवर किए जाएंगे। तो इंडेक्स का मतलब यही होता है। तो अगर हम देखें अपना सेंटेंस, अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी, एंड इफ यू लुक एट ऑप्शन वन विच इज कैटलॉग, it also means a complete list of items, for example books, templates etc. in a library. So we would mark option 1 which is catalog as the correct one. Let's move ahead. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is one, a person, one who believes in a God. तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि भगवान में विश्वास करे, उसको हम क्या कहते हैं? Let's look at the options available. Option 1 is worshipper. Worshipper का मतलब होता है one who worships. Worshipper का मतलब होगा one who worships. Worship का मतलब होता है पूजा करना, तो worshipper ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पूजा पाठ करता है। Let's look at the next option which is theist. It means one who believes in God. तो theist ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि भगवान में विश्वास रखता हो, विश्वास करता हो कि there is a supreme authority that is God. तो उसको हम theist कहते हैं। इसको हम कहते हैं ईश्वरवादी। ईश्वरवादी
जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। लेट्स लुक एट द थर्ड ऑप्शन विच इज पिलग्रिम। इट मीन्स वन हु ट्रेवल्स द फॉरेन लैंड्स और होली श्राइन्स। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि देशों की विदेशों की यात्राएं करे, और या होली श्राइन्स जो हमारे धार्मिक जो रिलीजियस या पवित्र जो स्थान है, देव स्थान है, देवालय वगैरह होते हैं, उनकी जो यात्रा करता है उसको हम पिलग्रिम कहते हैं। लेट्स लुक एट द लास्ट ऑप्शन विच इज बिलीवर। इट मीन्स वन हु बिलीव्स इन समथिंग। तो बिलीवर का मतलब होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि किसी भी चीज में विश्वास करे, उसको हम बिलीवर कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है वन हु बिलीव्स इन गॉड का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। If you look at option 2 which is theist, it also means one who believes in God. So we would mark option 2 as the correct one, because option 2 that is theist can substitute the given sentence. Let's move ahead. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is amount of money demanded by kidnappers. तो जो किडनैपर्स होते हैं, जो लोगों को किडनैप करते हैं, उनको किडनैपर्स बोला जाता है। तो जो किडनैपर्स होते हैं वो जो मनी की डिमांड करते हैं ना, किडनैप करने के बाद फोन करते हैं कि इतना पैसे दो फिर छोड़ेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो अमाउंट ऑफ मनी जो है, जो किडनैपर्स जो है डिमांड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन। ऑप्शन वन इज डोनेशन। इट मींस मनी और एनी काइंड ऑफ हेल्प गिवन टू समवन इन नीड। तो कोई व्यक्ति, अगर कोई संस्था अगर नीड में है और वो चैरिटी के कार्य में इन्वॉल्व्ड है, तो उसको पैसे देना या अन्य तरीके का हेल्प देना डोनेशन देना कहलाता है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज ऑनरेरियम। इट मींस अ पेमेंट मेड फॉर समबॉडीज प्रोफेशनल सर्विस। तो ऑनरेरियम का मतलब होता है कि ऐसा पेमेंट जो कि किसी को दिया जाए, किसके लिए? उसके प्रोफेशनल सर्विस के लिए, उसकी सेवा के लिए, इसको ऑनरेरियम कहते हैं। लेट्स लुक एट द थर्ड ऑप्शन विच इज रैंसम। इट मींस एन अमाउंट पेड टू किडनैपर्स। तो रैंसम का मतलब क्या होता है? फिरौती। तो रैंसम का मतलब होता है फिरौती हिंदी में, और रैंसम एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि किडनैपर्स को पे किया जाता है, किडनैपर्स उसकी डिमांड करते हैं। Let's look at the fourth option which is salary. It means money that an employee receives in return of service. तो salary का मतलब होता है कि ऐसी मनी जो कि एक एम्प्लॉय जो है, एक जो वर्कर है, वो रिसीव करता है अपने काम के बदले। हमने अपने ऑप्शंस देख लिए। यहाँ पे हमारा सेंटेंस है अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स। If you look at option 3 which is ransom, it also means an amount paid to kidnappers. So we can mark option 3 as the correct one because it seems to be the appropriate one word substitution for the given sentence. So we would mark option 3 as the correct one. Let's proceed ahead. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is happening every year. जो हर साल हो, हर साल जो घटित हो, उसको हम क्या कहेंगे? Let's look at our options. Option 1 is annually, जो कि हर वर्ष हो, प्रत्येक वर्ष हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो एनुअली हो रही है, मतलब वर्ष में एक बार हो रही है, प्रत्येक वर्ष में एक बार। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, जो कि सीजन है। सीजन का मतलब होता है ऋतु, है ना? सीजन का मतलब होता है ऋतु। लेट्स लुक एट द थर्ड ऑप्शन विच इज रूटीन। रूटीन का मतलब होता है, वो रूटीन कुछ भी हो सकता है। रूटीन का मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। कोई चीज, अगर आप सुबह इतने बजे उठ रहे हो, इतने बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, फिर किस टाइम पे लंच कर रहे हो, अगर वो सेम चीज कंटिन्यूअसली आपकी हैबिट बन चुकी है, तो वो आपकी रूटीन बन चुकी है। तो उस सेंस में हम रूटीन को समझ सकते हैं। इफ यू लुक एट ऑप्शन 4 विच इज टाइमली, इट मीन्स कि आप कोई चीज समय पर कर रहे हो, समय पर। टाइमली का मतलब होगा समय पर, जो भी समय आपको दिया गया है, जो भी समय अप्रोप्रिएट है, उस समय पर आप कार्य को फिनिश कर रहे हो, उस समय पर कोई आप काम कर रहे हो, तो आप काम टाइमली कर रहे हो, समय पर कर रहे हो। तो हमसे पूछा गया हैपनिंग एवरी ईयर, जो प्रत्येक वर्ष घटित हो, हर साल हो, वर्ष में एक बार हो,
तो इसको हम क्या कहेंगे? इफ यू लुक एट ऑप्शन 1 विच इज एनुअली, इट ऑल्सो मीन्स हैपनिंग एवरी ईयर, हैपनिंग वंस इन अ ईयर, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रत्येक वर्ष कहेंगे एनुअली। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 1 को करेक्ट मार्क कर सकते हैं एंड इट कैन रिप्लेस द गिवन सेंटेंस। Let's look at the last question of today's session. The question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is a co-worker in an office or institution. तो आपके ऑफिस में, आपके इंस्टीट्यूशन में साथ में काम करने वाला जो व्यक्ति है उसको आप क्या कहोगे? तो इसका देख लेते हैं हम ऑप्शंस। ऑप्शन 1 इज कंपेनियन, इट मींस अ पर्सन हु ट्रेवल्स और स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद यू। तो अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ट्रेवल करता है, ट्रेवलिंग कर रहा है, या तो आपके साथ काफी समय व्यतीत करता है, तो उसको हम कंपेनियन कहते हैं। कंपेनियन का मतलब सीधा सा होता है साथी, साथी। Let's look at the next option which is ally. It means one who supports you in difficult situation. आपका जो ally होता है, जो आपका सहयोगी होता है, ally का मतलब सहयोगी होता है, तो जो आपका सहयोगी होता है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में आपकी हेल्प करता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि डिफिकल्ट सिचुएशन में आपकी हेल्प करे, आपको सपोर्ट करे, आपको समर्थन दे, तो उसको हम ally कहते हैं। Let's look at the third option which is accomplish. It means a person who helps someone to commit crime. तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की क्राइम करने में हेल्प करता है, तो उस हेल्पर को, वो व्यक्ति जो हेल्प करता है उसको हम अकम्प्लिश कहते हैं, है ना? तो क्राइम में साथ देने वाले को अकम्प्लिश कहा जाता है। लेट्स लुक एट द फोर्थ ऑप्शन विच इज कॉलीग। इट मीन्स अ पर्सन वर्किंग विथ यू। तो कॉलीग का मतलब होगा कि ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि आपके साथ काम करता हो, आपके साथ आपके इंस्टीट्यूशन में, ऑफिस में जो रहता हो, काम करता हो, तो उसको हम कॉलीग कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है अ को-वर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, उसको क्या कहेंगे? इफ यू लुक एट ऑप्शन 4 विच इज कॉलीग, इट मीन्स a person working with you, so it has the same meaning as the given sentence has, so we would mark option 4 as the correct one. So दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।